हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जेकेएसएसबी पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट का टेस्ट पेपर 2 जो कि जेकेएसएसबी के पैटर्न के हिसाब से हम लेते हैं। हमारे पेड कोर्सेज का ये टेस्ट होता है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि फ्राइडेज के दिन हम एग्जाम लेते हैं जो कि हमारे पेड बैचेस हैं। लेकिन ये पेपर 2 हमारी पिछली फ्राइडे का जो एग्जाम था उस पिछली फ्राइडे का ये पेपर है। अब आपके सामने अकाउंटेंसी और बाकी चीजें हैं, लेकिन मैं डिस्कस करूंगा वो चीजें जो मैं पढ़ाता हूं, जैसे कि जनरल नॉलेज, कंप्यूटर और इकोनॉमिक्स। बाकी भी आप देख लीजिए, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा। आप देख लीजिए कि आप कहां पे हो। आप देख लीजिए कि आपने अगर ऑनलाइन पढ़ा है, ऑफलाइन पढ़ा है, किताबों से पढ़ा है, जेएंडके में पढ़ा है, जेएंडके से बाहर पढ़ा है, जहां भी पढ़ा है, अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है मेरे भाई। आप देख लीजिए आप कितने सवाल कर सकते हो। आप अगर कर सकते हो सारे सवाल, गुड। नहीं कर सकते हो तो खुद पे मेहनत कीजिए। हमारे साथ अगर जुड़ना नहीं चाहते तो मत जुड़िए, अपनी जगह पे ही मेहनत कीजिए। जहां पे पढ़ रहे हो उन टीचर्स को बोलिए और मेहनत करने के लिए। अब अगर आपको लगता है कि इससे ज्यादा आपको पता है तो तब आप बहुत सही जा रहे हो मेरे भाई। अब मैं तो डिस्कस करूंगा 3 पेपर, लेकिन कुछ कहना चाहूंगा कि जिन बच्चों ने हमारा पेड कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, मतलब जिन बच्चों ने पेमेंट की हुई है और उनको हमने अब तक व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड नहीं किया है, आप टेंशन मत लीजिए। 30 जून तक आप सारे के सारे बच्चे जुड़ सकते हो। मतलब कि आपको ग्रुप्स में ज्वाइन किया जाएगा, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और वहीं से आपको फिर प्रोसीजर बता दिया जाएगा क्या होगा क्या ना होगा, किस तरह से प्रिपरेशन होगी। और आप टेंशन मत लीजिए, जो अभी हम पेड कोर्सेज चला रहे हैं 1200 स्टूडेंट्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। हम तो नहीं चाहते इतने ज़्यादा आए, क्योंकि जो अभी बैच चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। प्रॉब्लम है क्या कि हम 1200 स्टूडेंट्स को की क्वेरीज को हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है ना। और बहुत अलग अलग टेस्ट होता है बच्चों का जब ज़्यादा बच्चे आते हैं। पता है, जब ज़्यादा बच्चे आते हैं तो ज़्यादा जिम्मेवारी होती है, ज़्यादा काम बढ़ जाता है। चलो भाई, डिस्कस करते हैं जनरल स्टडीज का पेपर, जिसमें 30 मार्क्स है आपके, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 31 से। हाँ, एक बात तो है जो भूल गया मेरे भाई, ये जो पेपर है ये 7 दिन में जितना हमने पढ़ा उतने का पेपर है। हमने जितना 7 डेज में पढ़ा, वो 6 डेज में पढ़ा होता है ना, और फिर फ्राइडे के दिन हम उतने का ही पेपर देते हैं। जैसे कि जनरल स्टडीज में आपको मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस मिलेंगे और थोड़े से 2-4 फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि ये 6 दिन में हमने इतना ही खत्म किया इसलिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ चीजें हैं, मतलब मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाली चीजें जो हैं वो फ्री में भी बच्चों ने पढ़े हुए हैं, क्योंकि फ्री में भी ये वीडियोस हमने दिए हुए हैं। तो आपको भी ये क्वेश्चन आएंगे करने, आप टेंशन मत लीजिए। इसलिए आप देखिए आपने कितना पढ़ा है और क्या आता है क्या ना आता है, कहां पे हो आप। क्वेश्चन नंबर 31, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कंप्राइज्ड ऑफ, बताइए। बहुत आसान सवाल है ये, सबको आना चाहिए ये। 292 मेंबर्स ऑफ फ्रॉम ब्रिटिश प्रोविंसेस, 4 फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस एंड 93 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स। भाई बहुत इजी सवाल है, मेरे को लगता है सबसे इजी सवाल है। कौन सा प्रपोजल ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिजेक्ट किया मुस्लिम लीग ने? अरे भाई, मुस्लिम लीग ने तो क्रिप्स मिशन ही रिजेक्ट किया था, ओके। और उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, किसको बोला जाता है मॉडर्न मेन्यू या मैन ऑफ मॉडर्न मेन्यू? अब वो बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर BR अम्बेडकर। और उसके बाद है सवाल कि बताइए सर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सिंबल सील क्या है? बहुत आसान सवाल है, अभी आसानी सवाल है, लेकिन आगे थोड़े से लगेंगे आपको, कुछ सवाल आपको टफ लगेंगे। एलिफेंट। अच्छा, उसके बाद कौन था प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हेन इट मेट एज लेजिस्लेटिव बॉडी? आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर राजेंद्र प्रसाद है प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मगर मेरे भाई पूरा तो पढ़िए। व्हेन इट मेट एज लेजिस्लेटिव बॉडी ये नहीं लिखा है, व्हेन इट मेट एज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो नहीं लिखा है। इस क्वेश्चन का आंसर है GV मावलंकर। उसके बाद है कौन इनमें से इज नॉट मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी?
तो ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर मैंने आपको ट्रिक में भी बताया हुआ था, गोपाला स्वामी, कृष्णा स्वामी, अच्छा किसके पास जाना था, किसके पास जाना था, साधु के पास जाना था, बीच में मुंशी मिला, मुंशी ने बोला उसको महदाल दे दो, आचार मत दे दो। वो सारी ट्रिक्स आपको पता है ना। तो गोपाल भी था, मुंशी भी था, साधुला भी था, BN राव ट्रिक में नहीं था। अगर ट्रिक नहीं आती तो वीडियो देख लीजिए। और उसके बाद है कैलीग्राफी ऑफ हिंदी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय। बताइए बताइए बताइए, आप में से कोई सवाल का जवाब नहीं दे सकता। पता है क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन के ऑप्शंस गलत हैं। इस क्वेश्चंस के ऑप्शंस मिसप्रिंट हुए हैं, थोड़ा सा गलत हुआ है, जो कि हमने चेंज भी नहीं किया। हमें लगा भाई अच्छा है, अच्छा है, सही है, सही है। पता है क्यों? क्योंकि गलत क्वेश्चंस की वजह से प्रेशर रेजिस्ट कर सकता है एग्जाम हॉल में बच्चा। अगर उसको लगे कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन है, उसके ऊपर उसको रेजिस्टेंस उसकी बढ़ जाती है। और हम तो चाहते हैं, हम सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, हम ट्रेनिंग भी देना चाहते हैं साथ साथ। और उसके बाद है वोटिंग फॉर इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बताइए भाई, वोटिंग इन प्रोविंसेस लिखा है मेरे भाई, इन प्रोविंसेस लिखा है। तो वोटिंग जो हुई कैसे हुई? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। क्वेश्चन नंबर 38 का बी है आंसर। अब नॉमिनेशन हुई थी जिसमें इलेक्शन नहीं था, वो प्रिंसली स्टेट्स में हुआ था। अच्छा हाँ भाई, अरेंज कीजिए कि कौन सा इवेंट पहले हुआ। ये भी बहुत आसान सवाल है, सब बच्चों को ये आता ही होगा मेरे हिसाब से। बहुत आसान सवाल है। पहले तो आइडिया दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का MN रॉय ने। उसके बाद पहली बार ब्रिटिश ने एक्सेप्ट किया, हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूशन देंगे बना के, अगस्त ऑफर। उसके बाद क्रिप्स मिशन आया जो कि रिजेक्ट किया मुस्लिम लीग ने। उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान आया जो कि एक्सेप्ट हो 1 2 3 4, मतलब पहले 1 फिर 3 फिर 4 और 4 फिर 2, ये आना चाहिए ना 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडेप्टेड एंड इनेक्टेड ऑन। हाँ ये मुझे बताइए आप में से कितने का आएगा ये सवाल जवाब? इसका जवाब बहुत आसान भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, मीडियम है। कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट एंड इनेक्ट किया गया 26 नवंबर 1949, ठीक है ना। और सारे प्रोविजंस जो कॉन्स्टिट्यूशन के वो फोर्स में आए, इफेक्ट हुआ 26 जनवरी 1950। ये सही है कि गलत है? आप में से 90% बच्चे बोलेंगे सही है, मगर ये गलत है। आप बोलोगे सर सही है, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट इनेक्ट इसी डेट पे किया गया, और कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स तो इफेक्ट तो इसी डेट पे आया, ये तो सही है। मगर मैं बोल रहा हूं भाई मेरे ये गलत है। 90% लोगों को ये गलत होगा। उन्होंने इसको टिक दिया मगर इसको टिक देना है, मतलब ये आंसर है इसका। स्टेटमेंट इज फॉल्स। कैसे? यहां पे लिखा है ऑल 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 इसकी वजह से। क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडेप्ट इनेक्टेड इस डेट पे। सही है भाई, अब तक तो सही है। एंड ऑल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन दिस। मैंने ये पढ़ाया हुआ है अपने लेक्चर्स में, फ्री में भी पेड में भी, पता है सब बच्चों को। ऑल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम दिस डेट। अरे ऑल नहीं आए, कुछ इफेक्ट में, कुछ एनफोर्स इसी डेट पे हुए, जैसे सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्पररी प्रोविजंस, ट्रांजिशन प्रोविजन, मतलब ये चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं। तो ये ऑल की वजह से क्वेश्चन ही गलत होता है, ये आएगा। स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि इसमें तो मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ, केम इनटू इफेक्ट, मगर लिखना था इसको मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसने ऑल लिखा भाई, कुछ चीजें यहीं पे एनफोर्स हुए, इफेक्ट में आए। उसके बाद है 41 क्वेश्चन। ये भी ठीक ही क्वेश्चन है। यहाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे हिसाब से। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ 1946 वाज नॉट इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। बताइए, आपको बताना है। शायद ये आईएएस का क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस इसमें आईएएस के हैं, शायद ऊपर वाला भी आईएएस का था। ये भी जो भी आपको कंफ्यूजिंग लगे ये वो तो यूपीएससी आईएएस का ही होगा, ठीक है ना, उसमें आया होगा या हमने कुछ थोड़ा सा बनाया होगा, थोड़ा टिपिकल। मेरे हिसाब से ये आए हुए हैं, ये सवाल आए हुए हैं। हाँ भाई आप बताइए इनमें से कौन सही है कौन सा गलत है। पहला है आपको बताना है कि कौन सही है कौन गलत है, और क्या ये इसकी एक्सप्लेनेशन है कि या ये इसकी नहीं एक्सप्लेनेशन है। Constituent Assembly of 1946 was not elected on the basis of universal identity franchise। बताइए मुझे आपको क्या लगता है क्या होगा, क्या ये सही है? भाई ये सही है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे नहीं हुआ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। सर एडल्ट फ्रेंचाइज पे तो हुआ है,
आपने तो एक जगह बोला था, मैंने तो बोला, लेकिन अच्छी तरह तो देखो ना लेक्चर में क्या है। मैंने बोला था लिमिटेड 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 अडल्ट फ्रेंचाइज पे इलेक्शन हुआ कनस्टिट्यूएंट असेंबली का, यूनिवर्सल नहीं बोला था मैंने। तो ये बात सही है, हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसका इलेक्शन नहीं हुआ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में, ये सही है। क्यों? क्योंकि उसका इलेक्शन हुआ लिमिटेड अडल्ट फ्रेंचाइज। अगर यहां पे यूनिवर्सल के बदले लिमिटेड होता ना तब ये गलत होता, लेकिन इसने बोला है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसका इलेक्शन नहीं हुआ, किस पे? नॉट इलेक्टेड, मतलब नहीं हुआ इलेक्शन, किस पे? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पे। हाँ भाई ये स्टेटमेंट ये तो सही है स्टेटमेंट, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पे नहीं हुआ इलेक्शन, उसको तो हुआ लिमिटेड अडल्ट फ्रेंचाइज पे, ये तो सही है। अब देखना है हमें सेकंड सही है कि नहीं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द स्कीम, हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को तो बनाया गया कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से, ये भी तो सही है, दोनों सही है। मगर नीचे आंसर कौन आएगा बताइए? नीचे आंसर पता है कौन सा आएगा? क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है ये, क्योंकि 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। ये स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन करता है 1 को, क्योंकि 2 में ही बोला गया था किस तरह से इलेक्शन होगा, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के हिसाब से इलेक्शन नहीं होगा, ये सही है और ये भी सही है। लेकिन दूसरा एक्सप्लेनेशन दे रहा है पहली का, क्यों? क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान में ये चीजें ऑलरेडी बोली गई थी, ये चीजें ऑलरेडी थी। तो सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन है, तो आंसर आएगा ये। थोड़ा मुश्किल लगा होगा आपको, लेकिन कोई बात नहीं भाई, जब अभी आपको थोड़े से मुश्किलात आएंगे ना तो एग्जाम में आपको बहुत आसान लगेगा। अगर अभी आपके सामने कुछ मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, आपको सोचने पे मजबूर करते हैं, आपको लगता है आपने कुछ नहीं पढ़ा, इससे आप स्ट्रांग हो जाओगे। अगर मैं आपको आसान दे दूं तो वो आसान भी है। अरे भाई कॉन्फिडेंस, आप बोलोगे ना सर कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, उसके लिए आसान भी है क्वेश्चंस बीच बीच में, लेकिन बीच बीच में कुछ मुश्किल क्वेश्चंस भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 42 जो है, सीट्स एलोकेटेड टू ईच ब्रिटिश प्रोविंसेस फॉर इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डिवाइडेड इनटू, बताइए जो इलेक्शन के लिए सीट्स को एलोकेट किया गया ब्रिटिश प्रोविंसेस में, तो किस में वो डिवाइड गया, किस कैटेगरीज में वो डिवाइड किए गए? ये मैंने बहुत बार, शायद 2-3 बार आपको लेक्चर्स में बोला होगा कि इसका आंसर है, पता है, सी, सिख मुस्लिम जनरल। आपको लगा होगा हिंदू मुस्लिम जनरल, लेकिन ये आंसर नहीं है। अरे मेरा तो यही काम है आपके कंफ्यूजन्स को दूर करना। ये है इसका आंसर, मेरे लेक्चर देख लीजिए, सिक्स मुस्लिम और कॉमा यहां पे रखना था इसको, और जनरल। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 का सी आंसर है। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको बताना है सही कौन सा है। यह भी जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रीएम्बल वाज इनएक्टेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन, जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना फिर जाके प्रीएम्बल को बनाया गया। क्या ये सही है? हाँ सर, आपने तो बोला था ये सही है, प्रीएम्बल को लास्ट में ही बनाया गया, लेकिन पहले पेज पे डाला गया। ये क्वेश्चन सही है, ये पार्ट सही है कि प्रीएम्बल को लास्ट पे बनाया गया। दूसरा, प्रीएम्बल वाज इनएक्टेड फर्स्ट एंड देन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड टेकिंग इट्स रेफरेंस, ये तो गलत है भाई, पहले तो नहीं बनाया था, उसकी रेफरेंस तो नहीं ली थी रेफरेंस तो प्रीएम्बल की नहीं, देख के हमने एक डॉक्यूमेंट को बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, मगर प्रीएम्बल को देख के नहीं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को देख के, जो कि खुद प्रीएम्बल नहीं था। हाँ, उसको मॉडिफिकेशन करके प्रीएम्बल आया। मकसद की बात ये गलत है। अरे भाई प्रीएम्बल को हमने लास्ट पे बनाया, पहले नहीं बनाया। अब आपको बोलना है बोथ एट द सेम टाइम कांट से, आपको देखना है, आपको बोलना है क्या सही है क्या गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर आपको क्या लगना चाहिए? ए, ये सही है, ये सही है, आपको ये बोलना है ये सही है। 44 मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वायर, ये बहुत आसान है। इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ वेरियस प्रोविंसेस एंड नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसली स्टेट्स। अरे भाई प्रोविंसेस में इलेक्शन हुआ, नॉमिनेशन हुआ प्रिंसली स्टेट्स में, ये तो सब बच्चों को आना चाहिए, आसान है। अब शायद फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन है, बहुत आसान है। आर्टिकल 14 की एक्सेप्शन क्या है? आर्टिकल 31C है, 360A है, इम्यूनिटी है। बताइए, आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर 361 ही सुना था, या हमने शायद 361A ही सुना था। भाई ये सारे आर्टिकल 14 के एक्सेप्शन है, ऑल ऑफ द अबव। टेरिटरी ऑफ इंडिया मींस, टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब होता है टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी, और जो एक्वायर कर सकता है टेरिटरी इंडिया फ्यूचर में। ये एक्चुअली फ्यूचर वाले टेरिटरी है मेरे भाई, चाहे लड़ाई झगड़ा करके किसी दूसरी कंट्री से टेरिटरी ले ले,
प्यार मोहब्बत से किसी दूसरी कंट्री से टेरिटरी ले ले, एग्रीमेंट करके या कुछ भी, चलो भाई समझ आ गया आपको। टेरिटरी ऑफ इंडिया मीन्स सब के सब, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल सिग्निफाइज जनरल इक्वेलिटी, किस आर्टिकल में है भाई? ये स्पेशल इक्वेलिटी है, ये जनरल इक्वेलिटी की बात करता है। बहुत आसान सवाल है, ज्यादा इसमें सोचने समझने की ज्यादा जरूरत नहीं। आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट में कौन कौन आता है भाई? स्टेट में तो आएगा, सारे के सारे आएंगे जितने भी गवर्नमेंट के साथ या स्टेट के साथ। क्या जुडिशरी आता है? हाँ, जुडिशरी भी आएगा, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई है। एमपीज भी आते हैं, एमएलएस भी आते हैं। एमपीज और एमएलए लेजिस्लेचर में होते हैं ना, सेंटर और स्टेट के। मिनिस्टर्स भी आएंगे, सेंटर के भी स्टेट के भी। एमएलसीज भी आएंगे, स्टेट अपर हाउस, स्टेट का अपर हाउस। ऑल ऑफ द अबव आंसर आएगा, ये आएगा आंसर। आर्टिकल 13 में लॉ का मतलब होता है परमानेंट लॉ, टेम्पररी लॉ, स्टैच्यूरी, सब होते हैं भाई मेरे, ये आंसर आएगा। बहुत आसान सवाल है, इसमें मुझे नहीं लगता कुछ बोलना है ज्यादा। आर्टिकल 15 की एक्सेप्शन, that is special provisions made for weaker sections does not apply to। स्पेशल प्रोविजंस बनाइए भी, एक्चुअली ये क्वेश्चन ही मैं आपको बताऊं कि आर्टिकल 15 की एक्सेप्शन है ही नहीं वैसे ये, क्योंकि आर्टिकल 15 के क्लास 2 क्लास 3 में लिखा हुआ है ये सारा। चलो अब मैं इस चीज में ना जाऊं ज्यादा। आर्टिकल 15 की एक्सेप्शन है कि स्पेशल प्रोविजंस फॉर मेड फॉर वीकर सेक्शंस डज नॉट अप्लाई टू। इसमें 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 किसमें बताइए? आपको पता है बहुत आसान है, 50 को आएगा सी। जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए कोई उनको प्रोविजन नहीं कि वो एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन दे दे। हाँ भाई, क्रीमी लेयर चिल्ड्रन और एक्सक्लूडेड अमंग ओबीसी कोटा, क्रीमी लेयर बिलोंग्स टू आर्टिकल 15 के साथ ये पढ़ाया था शायद। क्रीमी लेयर कौन से होते हैं, कौन से बच्चे होते हैं, किन के बच्चे होते हैं? चिल्ड्रन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पोस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो है पर्सन्स, उनके, ऑफिसर्स के, बिजनेसमैन के, ऑल ऑफ द अबव। अमीर घराने के बच्चे जो बैकवर्ड में हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं क्रीमी लेयर के बच्चे। और उसके बाद है आफ्टर इंडिपेंडेंस हु डिसाइडेड टू डिटरमाइन द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें क्या मैं डिस्कस करूं, बहुत आसान है भाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम ही तो था। किस ऑफर जो है, थ्रू विच ऑफर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अथोराइज किया, अथॉरिटी दे दी, मतलब हाँ अथॉरिटी सॉरी, सपोर्टेड ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। किस ऑफर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी चाहिए जो कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करेगी? अरे भाई पहली बार किस ब्रिटिश ने बोला? अगस्त ऑफर ने बोला था ना पहली बार, तो यहां पे यही बता रहा है अगस्त ऑफर। हमें बताना होता है कि ज्यादा करेक्ट कौन है, मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो पहली बार ब्रिटिश ने एक्सेप्ट किया था ना, ऑथोराइज किया था। चलो, हाउ मच टाइम इट टुक फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट, ये क्या आप जाने सर, ये तो सब बच्चों को आता है सर, ये तो हमें बचपन से आता था। 2 years 11 months 18 days। अच्छा, नेशनल फ्लैग कब? ये तो सर ये सवाल बहुत आसान है, ये तो हमें आते हैं। नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट हुआ? 22 जुलाई 1947। देखो इनमें से ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमने नहीं पढ़ाया होगा, हमने हर एक क्वेश्चन पढ़ाया है। अगर आप बच्चों को लगता है कि सर हमने इससे ज्यादा पढ़ा है या जो आप पढ़ाते हो वही क्वेश्चन आप पूछते हो, तो हम आपको बता रहे हैं मेरे भाई, आप नीचे कमेंट में अपना पेपर सेट करके डालिए और हम जानना चाहते हैं कि क्या हमारे ये पेड़ वाले बच्चे कर सकते हैं कि नहीं। पॉजिटिव वे में कंपटीशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमारे बच्चे ही सिलेक्ट हो। अरे आप भी काम कीजिए ना, हो सकता है आपने इससे ज्यादा पढ़ा हो सकता है आपने इससे एक्स्ट्रा पढ़ा हो सकता है आपने कुछ अलग पढ़ा हो जो हमने ना पढ़ा हो। आपकी वजह से हम और मेहनत करेंगे, आपकी वजह से पेड़ वाले बच्चों को भी फायदा होगा। तो पॉजिटिव वे में चलते हैं सारे लोग, ठीक है। अब कहां था मैं भाई? ये तो क्वेश्चन नंबर 55 हो गया, इसका 55 का आंसर ये है। 56 क्वेश्चन, हु वाज द चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? 56 का क्वेश्चन आंसर है एस.एन. मुखर्जी, ठीक है, ओके। और उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, आपको बताना है ट्रू को ना, ये भी आप बताइए। इसका ये भी क्वेश्चन अक्सर गलत होता है बच्चों को, तो बताइए क्या आंसर आएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पहली मीटिंग की 9 दिसंबर 1946, सर ये तो सही है। ओल्डेस्ट मेंबर वाज इलेक्टेड एज ए टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये तो सही है सर। टेम्पररी प्रेसिडेंट तो ओल्डेस्ट मेंबर को ही बनाया गया। एच.सी. मुखर्जी वाज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये तो सही है सर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट एच.सी. मुखर्जी, दो वाइस प्रेसिडेंट थे। अगर सवाल आए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 2 वाइस प्रेसिडेंट्स थे, कौन कौन से? एच.सी. मुखर्जी, कृष्णमाचार्य और एच.सी. मुखर्जी और कृष्णमाचार्य, ओके। लेकिन यहां पे लिखा है कि वाइस प्रेसिडेंट मुखर्जी हैं, हाँ ये भी सही है, लेकिन आप गलत हो। आपको लगेगा ऑल ऑफ द अबव आएगा,
लेकिन आप गलत हो, आपने ये नहीं पढ़ा। ओल्डेस्ट मेंबर को बनाया गया कि टेम्परेरी प्रेसिडेंट वो भले, लेकिन ऑन फ्रेंच 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 प्रैक्टिस। अरे भाई कितनी बार मैंने वीडियोस में बोला होगा, 2-3 बार बोला होगा फ्रेंच फ्रेंच फ्रेंच। मतलब कौन आएगा, दूसरा तो नहीं आएगा क्योंकि यहां पे फ्रेंच लिखना चाहिए इसको। अब आएगा पहला और लास्ट, 1 and 3। ओके, और उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। ये बहुत आसान है, आप बताइए खुद ही इसका आंसर, मैं नहीं बोलूंगा। भाई कॉन्स्टिट्यूएंट कैबिनेट मिशन प्लान में क्या था? 1 to a million रूल होना चाहिए, बोला था मैंने। वोटिंग होगी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स के हिसाब से, ये भी बोला था। अच्छा, प्रिंसली स्टेट्स नॉमिनेट करेंगे, ये बहुत आसान सवाल है, ये आएगा इसका आंसर। और उसके बाद है 59 के जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया, ये भी सभी बच्चों को आता होगा मेरे हिसाब से। 1947 में मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इंडिया, उसको रिड्यूस हुई टू 99 फ्रॉम 389 अर्लियर था, 299 तक वो पहुंच गई। ठीक है ना? तो आपको बताना है 299 में से टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द प्रोविंसेस इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कितने थे। मेरे हिसाब से ये सारे बच्चों को आता ही होगा, सारे बच्चों को ये आता ही होगा, 59 को ए ही आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है कि विद रेफरेंस टू रूल ऑफ लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ज्यादा आसान नहीं है। कि बताइए रूल ऑफ लॉ के हिसाब से इनमें से कौन सही है। आप बोलोगे आर्बिट्री पावर नहीं होना चाहिए, ये एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर सही है। नो वन इज अबव द लॉ, ये भी सही है। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट सोर्स बट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, ये शायद आपको लगेगा गलत है, मगर ये भी सही है, क्योंकि हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं देखना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये वाला गलत है, ये दो सही है। हमको देखना है बस रूल ऑफ लॉ, इंग्लैंड के रूल ऑफ लॉ में क्या था। यहां पे नहीं लिखा है कि इंडियन कंटेक्स्ट के हिसाब से रूल ऑफ लॉ में क्या था, ये मैंने अच्छी तरह आपको पढ़ाया हुआ है। तो रूल ऑफ लॉ में ये तीनों बातें थी, तो तीनों बातें लिखनी है हमें। ऐसा नहीं सोचना, ज्यादा होशियार नहीं बनने का कि इंडिया में ये प्रोविजन हमने रूल ऑफ लॉ से नहीं लाया तो ये गलत होगा, इंडिया में हमने इसका उल्टा प्रोविजन लाया। वो चीजें मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस की हुई हैं। तो ये है जीके का पेपर, ये है आपके इकोनॉमिक्स का पेपर, बहुत आसान है। यहीं पे डिस्कस करूं कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूं? मेरे हिसाब से मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूं। इसको एक बार आपको दिखा लेता हूं। ये पहला क्वेश्चन क्या है? अच्छा, पहले क्वेश्चन को आप सभी को लगता होगा शायद ये जवाब है, लेकिन ये जवाब नहीं है। जवाब पता है क्या है? ये है। फिर से बोलूँगा, इकोनॉमिक्स के पहले क्वेश्चन को आपको लगता होगा जवाब है 112, लेकिन जवाब ये है। क्यों? यहाँ पे लिखा है स्टेट्स, यहाँ पे सेंटर नहीं लिखा है। सेंटर का है आर्टिकल 112, स्टेट्स का है। इसी तरह बहुत सारे सवाल हैं। मुझे लगता है वीडियो बड़ा हो जाएगा और मैं थका हुआ हूँ और मेरी सेहत भी ज़्यादा ठीक नहीं है। चलिए, मैं इतना ही पढ़ाता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आपके सामने लाऊंगा। और हाँ, ये लास्ट में बोलना चाहूँगा, मैं तो भूल गया हूँ बोलना, कि जिन बच्चों को हमारा पेड बैच लेना है, नया वाला ज्वाइन करना है, नया वाला हमारा पेड बैच, वो 30 जून तक रजिस्ट्रेशन करेंगे। 30 जून के बाद हम रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं करते। आपने पिछले बैच में भी देखा होगा कि जब हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन उसके बाद खत्म, तो बात खत्म, हम एक्सटेंड डेट नहीं करते। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे आए हुए होते हैं। ठीक है, अब हाँ, करना क्या है सर, किस व्हाट्सअप नंबर पे करना? तो व्हाट्सअप नंबर जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा, कॉमेंट में लिखूंगा व्हाट्सअप नंबर। उसी व्हाट्सअप नंबर पर आप वो चीज़ें भेजोगे, ठीक है ना। और जो इससे पहले वाला अपलोड किया है वीडियो हमने कि किस तरह क्या होगा, वो वीडियो आप देखो, शायद वो परसों ही, कल के परसों में हमने अपलोड किया, कैसे ज्वाइन करोगे आप पेड बैच, और उसमें भी नंबर है। ओके सर, बाय।